डिस्कस करेंगे सेक्शन 44 ADA। ये जो सेक्शन है ये पेशेवर जो करदाता होते हैं उनके लिए होती हैं। तो लिखा है कि एक पेशेवर करदाता मतलब प्रोफेशनल असेसी को यह विकल्प होता है कि या तो यह पुस्तकों का वास्तविक लाभ शो कर दे या फिर अपनी ग्रॉस रिसिप्ट का 50% इनकम शो कर दे। तो 44 AD में और 44 ADA में यही फ़र्क है। 44 AD तो फुटकर व्यापारियों के लिए है और रिटेलर्स के लिए हैं, वो भी ऐसे फुटकर व्यापारी या ऐसे रिटेलर्स जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट प्रीवियस ईयर में 2 करोड़ या फिर 200 लाख से ज़्यादा नहीं है। और उनके लिए सिस्टम ये है कि वो अपनी ग्रॉस रिसिप्ट का 8% इनकम शो कर दे और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेमेंट लेते करते हैं तो फिर ग्रॉस रिसिप्ट का केवल 6% अपनी इनकम शो कर सकते हैं। लेकिन 44 ADA जो है ये प्रोफेशनल पर्सनस के लिए है और इनके लिए बहुत सिंपल सा रूल है कि जितनी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट होगी आप अपनी ग्रॉस रिसिप्ट का 50% इनकम शो कर दीजिए और इसके अलावा उस पर टैक्स दे दीजिए, बस इतना ही है। अभी इसके लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे, अभी देखते हैं, 1 मिनट जयप्रकाश जान सुनो, समझ में आ जाएगा आपका। शुरू करें। क्वेश्चन 16 कहता है एक्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक कंपनी में नियुक्त हैं। इन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान से एक कंपनी एवं एक व्यक्ति के लेखे का अंकेक्षण करने की अनुमति है। तो एक बंदा है एक्स और ये एक्स जो है प्रोफेशनल से क्या है, CA वो, और ये किसी कंपनी में काम करता है। तो जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी ने एक्स को 2 जिम्मेदारी दे रखी है। क्या जिम्मेदारी दे रखी है कि एक तो ये किसी कंपनी की ऑडिट करेगा या फिर ऑडिट या इसके और भी काम भी करेगा, अदर वर्क्स किसके, कंपनी के। इसके अलावा एक व्यक्ति मतलब एक इंडिविजुअल भी है, तो ये इस इंडिविजुअल की भी ऑडिट करेगा खातों की और उसके जो भी काम है CA के रिगार्डिंग वो करेगा। कौन करेगा, एक्स। फिर लिखा है गत वर्ष मार्च में उन्हें कंपनी से 27,000 रुपये, एक्स को कंपनी से कितने मिले, 27,000 रुपये मिले और वेस्ट से कितने मिले, 36,000 रुपये मिले। ठीक है, इस संबंध में उनके 15,000 रुपये खर्च भी हुए। तो इन ये 2 इनकम कमाने के लिए कि इसका टोटल कितना हो जाएगा, एक बार 63,000। अब इतनी इसकी वास्तव में इनकम हुई है और इसके जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो कितने के हुए हैं, 15,000 रुपये के। तो लेस करने के बाद 48,000 रुपये इसकी एक्चुअल इनकम हो रही है अगर हम एक्चुअली बात करें तो मैंने कहा सर आपके पास एक सेक्शन है और वो है सेक्शन 44 ADA। ये सेक्शन ये बोलती है कि आप वास्तव में क्या हुआ उसको तो छोड़ो, आप बस इतना कीजिए आपकी ग्रॉस रिसिप्ट कितनी हो रही है, 63,000। इसका कितना प्रतिशत, 50% निकालिए। 31,500 रुपये अपनी इनकम शो कर दीजिए। तो मुझे बताओ ये CA क्या करेगा, अपन सलाह क्या देंगे इसको कि 48,000 दिख के एक्चुअल प्रॉफिट दिखा या फिर 31,500 के प्रॉफिट दिखा दे दो। तो ऑफकोर्स 31,500, कम प्रॉफिट, कम इनकम, कम टैक्स। तो हम कहेंगे भाई आप ऐसा करो सेक्शन 44 AD अपनाओ और इस 31,500 का यूज़ करो ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े। समझ में आएगी कहानी। दूसरी बात ये है, इसमें एक बात ये भी लिखी है कि व्यष्टि के लिए अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है। अंडरलाइन कर लो इस बात को कि व्यष्टि के लिए अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है। देखो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि प्रोफेशनल पर्सन को जब भी आप पेमेंट करते हो तो अगर उसका पेमेंट 30,000 रुपये से ज़्यादा का होता है तो उस पर 10% TDS काट लेना चाहिए, राइट। तो ये एक्स क्या है, प्रोफेशनल पर्सन है, इसको कंपनी ने कितना पेमेंट किया, 27, जो कि 30 से कम है, तो उस पर TDS तो कटेगा ही नहीं। लेकिन इस इंडिविजुअल ने जो पेमेंट किया वो कितना है, 36,000, मतलब 30 से ज़्यादा। तो इस इंडिविजुअल को इस पे TDS काट करके बाकी बचा 90% पे करना चाहिए था,
लेकिन ध्यान में टीडीएस हर कोई नहीं कर सकता। टीडीएस वही कर सकता है जो बंदा ऑडिट करने के लिए क्या है, लाइबल है, जिसको ऑडिट करना क्या है, ज़रूरी है। इसलिए लेकिन यहाँ कह दिया गया है कि व्यष्टि को अंकित करने की अनिवार्यता नहीं है। इसका मतलब ये पर्सन कैसा है, नॉन ऑडिटेड। तो जो पर्सन नॉन ऑडिटेड होते हैं वो टीडीएस नहीं काट सकते। इसलिए यहाँ पे 36,000 जो कि 30,000 से ज़्यादा का कमीशन है, वो मतलब 30,000 से ज़्यादा होने के बावजूद भी टीडीएस नहीं काटा गया है। समझ में आई कहानी? ये है अपना शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 16। अब एक इसमें एक और बात कही गई है, सेकंड परिस्थिति, यदि उन्हें कंपनी से कितने मिलते हैं, 36,000 मिलते हैं, और व्यष्टि से कितने मिलते हैं, 27 से प्राप्त हुए, तो उनकी आय कितनी होगी? तो मैंने कहा सर इस बार उसे कंपनी से कितने मिल रहे हैं, 36,000 रुपये, मतलब कि 30,000 से ज़्यादा। तो कंपनी तो सर हर हाल में ऑडिट कराती है, क्योंकि कंपनी के लिए लिमिट नहीं है कि आपकी लिमिट इतनी होगी तो ही ऑडिट करनी पड़ेगी। अगर आप कंपनी हो तो आपको ऑडिट करानी ही पड़ेगी, भले आपकी इनकम कितनी भी हो। समझ में आई कहानी? तो कंपनी क्योंकि ऑडिट पर्सन है तो कंपनी ने यहाँ 36,000 रुपये जो दिया है वो टीडीएस काट के फिर दिया होगा। तो ये अमाउंट अपने में कितनी परसेंट है, 90%। तो फुल अमाउंट कितनी, 40,000 रुपये। इसके अलावा उसे इंडिविजुअल से कितना मिला, 27,000 रुपये। कुल कितना मिला, 67,000। इसके एक्चुअली जो एक्सपेंस हुए वो कितने के हुए, 15,000 रुपये के। तो ये आपको हो जाएगा कितना, 52,000 रुपये। अब इसके पास ऑप्शन 2 है, या तो 52,000 रुपये एक्चुअल इनकम बता दें, या फिर अपनी ग्रॉस रिसिप्ट कितना, 67,000 रुपये का 50%, जो कि होता है 33,500 अपनी इनकम शो कर दें। तो अभी भी मैं तो यूँ कहूँगा कि भाई आप तो सेक्शन 44AD अपनाओ, क्योंकि उसमें आपको क्या हो रहा है, इनकम कम दिखानी पड़ेगी, और कम इनकम तो कम टैक्स। देख लो क्या ज़माना आ गया, अपन नॉर्मल लोग एक सीए को एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग शॉर्ट टाइप के 17 क्वेश्चन से बात करेंगे। ये बोलता है कि देवेश एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल पर्सन, जो एक कंपनी में नियुक्त हैं। इसे संस्थान की ओर से 2 कंपनियों का ऑडिट करने की अनुमति प्राप्त है। ठीक है, तो इस बार अपना जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट टाइप का 17th, और इसमें एक बंदा है देवेश, और ये देवेश जो है प्रोफेशनल, इसका प्रोफेशन सीए है। ये किसी कंपनी में नियुक्त है, और जिस कंपनी में नियुक्त है उस कंपनी ने देवेश को 2 कंपनी पकड़ा रखी है, एक तो कंपनी फर्स्ट और एक कंपनी सेकंड की। इस 2 कंपनी के काम कौन करेगा, देवेश करेगा। तो कहता है उन्होंने एक कंपनी से 18,000 रुपये, मतलब पहली वाली कंपनी से 18,000 रुपये, और दूसरी कंपनी से 36,000 रुपये का शुल्क मार्च 2021 में प्राप्त किया। अंडरलाइन कर लो, प्राप्त किया। अब प्राप्त का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है इसने कमाया जरूर ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका पता है कंपनी है, कंपनी एक ऑडिट पर्सन नहीं होती है, उसे ऑडिट करना जरूरी होता है। तो इस कंपनी ने, क्योंकि इसका कमीशन 30,000 से ज़्यादा हो रहा है, इसका फीस जो है 30,000 से ज़्यादा हो रहा है, तो 10% काट के भी दिया होगा। तो ये अमाउंट में कितने परसेंट है, 90%। तो उसे यहाँ कितना मिला होगा, 40। तो 40 तो ये और 18 ये, कुल कितना हो जाएगा, 58,000। ये हो जाएगी इसकी ग्रॉस रिसिप्ट। फिर उसने कहा कि उनके इस संबंध में वे कितने हुए, 16,000 रुपये। तो आप यहाँ लेस कर दो इनके एक्चुअल एक्सपेंसेस 16,000 रुपये के, तो यहाँ कितना बचेगा, 42,000 रुपये। मैंने कहा सर या तो आप ऐसा करो 42,000 रुपये आपकी इनकम दिखा दो, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है। बोला क्या ऑप्शन है सर, इनकम टैक्स में सेक्शन है, सेक्शन 44AD है, वो आप जैसे प्रोफेशनल पर्सन के लिए ही है, और उसमें कुछ नहीं करना, आपको अपनी ग्रॉस रिसिप्ट जो कि कितनी है 58,000 रुपये, इसका 50% जो कि कितना होता है 29,000 रुपये इनकम शो कर देना है। वो लगा है, मैंने कहा हाँ। तो अब मैंने कहा सर देख लो, यहाँ तो 42 दिखा दो या 29 दिखा दो, तो आप क्या दिखाना चाहोगे, ऑफकोर्स 29, कम इनकम कम टैक्स।
ठीक है जी। अभी हम लोग यहाँ पर कमीशन एजेंट की इनकम की गणना करना सीखेंगे। इसके रिगार्डिंग कुछ नोट्स हैं, उस पर ध्यान देते हैं। कहता है कमीशन एजेंट की आय की गणना। यदि कोई व्यक्ति इंश्योरेंस एजेंट है तो उसे कमीशन मिलता है मिलता है। हो सकता है कि वो LIC एजेंट हो या फिर वो नॉन LIC एजेंट हो। LIC एजेंट का मतलब वो इंसानों का बीमा करता हो, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ इंसानों का। और नॉन LIC का मतलब है कि वो इंसानों के अलावा किसी और चीज़ का बीमा करता हो सकता है कार का, गाड़ी का, ट्रक का, गोडाउन का या किसी और चीज़ का। तो इसके रूल हैं, ध्यान से सुनना एक बार। LIC एजेंट जो है उसे अगर 20,000 से अधिक का कमीशन मिलता है तो एक तो ध्यान रखना कि जैसे ही उसका इनकम 20,000 से ज़्यादा हुआ तो उसकी इनकम पे 10% की दर से TDS कटेगा। जहाँ तक मुझे याद है शायद ये 20 की जगह 15,000 हो गई है लिमिट। मैं एक बार आपको देख कर बता दूंगा, है ना। तो TDS कटेगा 10%, ये याद रखना आप। और इंग्लिश में 20% लिख रखा है। 20% TDS इनकम नहीं, TDS तो 10% ही कटेगा इसके अंदर, है ना। इसके बाद इसमें लिखा है कि जो नॉन LIC एजेंट है उनके लिए कभी भी TDS नहीं कटता है। चलिए, इसके अलावा इनको कटौती मिलती है। कटौती मिलने के 3 नियम हैं। जैसे अपन को पता है ना कि ना अपन हाउस बॉडी पढ़ के आ चुके हैं, तो अपन छोटे मोटे खर्चों के लिए कटौती नहीं देते थे, बस एक डिडक्शन देते, उसका नाम क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं 30%। उसके अलावा फिर किसी भी खर्चे को अलाउ नहीं करते थे सिवाय इंटरेस्ट के। ऐसे ही एजेंट जो होता है उसको जो कमीशन मिलता है वो टैक्सेबल कर लेते हैं पहले तो। और अगर ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि वो एजेंट जो है उसकी अगर इनकम 20,000 से ज़्यादा हुई है तो उस पर 10% TDS कटा होगा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा, मतलब फुल अमाउंट। फिर दूसरी बात ये है कि इनको मिलती है एड हॉक डिडक्शन, तदर्थ कटौती मिलती है। और तदर्थ कटौती मिलने के 3 नियम हैं। अगर उसका बिजनेस क्या है, नया है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नए लोग उससे अटैच हुए हैं, वो नए ग्राहक है उसके, और उनसे उसे कमीशन मिला, तो उस कमीशन पर उसको कितनी कटौती मिलेगी? 50%। यदि उसका बिजनेस ओल्ड है, या ओल्ड बिजनेस का मतलब ये है कि जो ग्राहक है वो कौन से हैं? पुराने ग्राहक है, और उनसे कमीशन मिला तो कटौती कितनी मिलेगी? 15%। और अगर वो LIC एजेंट ये सेपरेट नहीं कर पा रहा है कि मुझे जो कमीशन मिला इसमें से कितना तो नया बिजनेस से मिला और कितना पुराने वालों से मिला, तो फिर दोनों पे जो मिलेगा वो कितना लगेगा? 33.33% आपको तदर्थ कटौती मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा नॉन LIC एजेंट के लिए क्या नियम है कटौती का? वो एक ही नियम है, और वो एक नियम क्या है, जितना आपने कमाया उसका 50% कटौती मिल जाएगी। अब इसके कुछ कॉमन रूल है, आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं और समझने हैं। एक तो ये लिखा हुआ है कि तदर्थ कटौती वो अनुमानित खर्चे होते हैं जो ग्राहक को पटाने में किए जाते हैं। यहाँ पटाने का मतलब है, आपको पता ही है LIC के एजेंट आते हैं, वो अपनी स्कीम, अपनी योजना बताते हैं और आपको बताते हैं कि आपको उससे क्या फ़ायदा है, और खूब समझा समझ के बोलते हैं कि आप लोग करो पॉलिसी ले लो, यही काम है उनका। तो ये जो अपन दे रहे हैं ना एड हॉक डिडक्शन, वो इस बात की दे रहे हैं कि आपका खर्चा हुआ होगा। दूसरी बात, यदि कुल कमीशन, अंडरलाइन कर लो कुल कमीशन, या कुल का मतलब है LIC एजेंट और नॉन LIC एजेंट दोनों का मिला करके, यदि कुल कमीशन 60,000 से ज़्यादा हो जाए तो फिर एड हॉक डिडक्शन उनको नहीं मिलती। तो फिर ऐसा मानते हैं कि नहीं आप तो बहुत पहुँचे हुए एजेंट हो, जब आपका कमीशन कितना हो रहा है 60,000, इसका मतलब आप तो बढ़िया इनकम कमा रहे हो कमीशन से, तो फिर उनको एड हॉक डिडक्शन नहीं देते, बल्कि उन्हें फिर एक्चुअल एक्सपेंस की ही कटौती मिलेगी। तीसरा पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति LIC और नॉन LIC दोनों का एजेंट है तो यह है जो 60,000 रुपये की लिमिट है, ये दोनों कमीशन जोड़कर चेक की जाएगी, ये ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि सिंगल एजेंट की एड हॉक डिडक्शन 20,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जैसे मान लो कोई बंदा LIC एजेंट में भी लगा हुआ है और नॉन LIC भी काम करता है, तो अपन को ये 20,000 की एड हॉक डिडक्शन सिंगल चेक करनी है, LIC की अलग और नॉन LIC की अलग। फिर लिखा है अगर डबल एजेंट है तो फिर एड हॉक डिडक्शन कुल मिला के 30,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, कुल मिला के लिख लो। यहाँ लास्ट पॉइंट में एड हॉक डिडक्शन कुल 30,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती।
चलिए इस पे बेस्ड अभी अपन क्वेश्चन करेंगे। अभी हम शॉर्ट टाइप का 13 क्वेश्चन करेंगे। कहता है श्री गणेश जीवन बीमा निगम एवं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ऑथराइज्ड एजेंट है। मतलब ये ऐसा बंदा है गणेश जो कि LIC भी करता है, इसके अलावा ये नॉन LIC का काम भी करता है। UTI इसमें काउंट होगा और जीवन बीमा निगम इसमें काउंट होगा। गत वर्ष 2021 के लिए उनके सकल कमीशन की गणना निम्न प्रकार की गई है। उन्होंने बताया है कि उनका ग्रॉस कमीशन कितना हुआ है। तो उन्होंने बताया है कि जो अपना इनकी जो कमीशन मिला ना उनको, वो फर्स्ट ईयर कमीशन, फर्स्ट ईयर का मतलब है बिल्कुल नया, न्यू बिजनेस। तो न्यू बिजनेस से कितना कमीशन मिला इनको? 38,000। इसके अलावा रिन्यूअल कमीशन, रिन्यूअल का मतलब है पुराना, तो रिन्यूअल जो कमीशन मिला है इनको ओल्ड वाले से, उससे इन्हें कितना कमीशन मिला? 10,000। इसके अलावा बोनस कमीशन, इसके अलावा इन्हें बोनस भी मिला है। बोनस कितना मिला है इन्हें? 4,000 रुपये का। और इसके अलावा जो UTI है मतलब नॉन LIC, उससे इन्हें कितना कमीशन मिला है? तो इनसे इनको 5,000 रुपये क्या मिला है? कमीशन मिला है। अब एक तो आप ये देख लो कि इनके कमीशन का योग क्या 60 से ज़्यादा हो रहा है क्या? तो 38 और 10 48 और 4 52, 52 और 5 57। मैंने कहा सर 60 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो इस केस में ये है कि आप तदर्थ कटौती लेने के लिए क्या हो? एलिजिबल हो, क्योंकि तदर्थ कटौती ऐसे एजेंट को नहीं मिलती जिसकी कमीशन 60,000 से ज़्यादा हो। अब तदर्थ कटौती के नियम क्या है? सर अगर आपका बिल्कुल नया वाला बिजनेस है, उससे आपको इनकम हुई है, तो आपको अपनी इनकम का एड हॉक डिडक्शन देंगे अपन ना। इनकम का कितना परसेंट है? 50% कटौती के रूप में मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 19 से कटौती यहाँ मिल जाएगी आपको। इसके अलावा जो पुराना बिजनेस है, उस पुराने बिजनेस में कितनी मिलेगी एड हॉक डिडक्शन? 15%। तो ये होती है कितनी? 1500। और बोनस पे कुछ नहीं मिलेगा कमीशन डिडक्शन। तो मैंने एक बात कही, सर एक रूल ये भी तो है कि सिंगल एजेंट को, मतलब सिंगल एरिया के अंदर एड हॉक डिडक्शन 20,000 से ज़्यादा की नहीं मिल सकती। तो आपकी 1900 यहाँ हो गई और 1500 यहाँ होगी, तो 20,500 हो रही है। तो मैंने कहा नहीं सर, आपको यहाँ पे कहीं भी जगह 500 रुपये कम कर दो। तो यहाँ काट के मैं 500,000 रुपये लिख रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब इसकी यहाँ पे कुल इनकम कितनी हो रही है एक बार लगाओ। 38, 10, 48 और 4 52 में से आप लेस करो 20,000, तो ये आपका हो जाएगा 32,000 रुपये। ये इनकम तो कहाँ से जाएगी उसको? LIC वाले कमीशन से। और इसमें नॉन LIC में डिडक्शन क्या है? एड हॉक डिडक्शन 50% है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2500। एक बार लेस करो 2500। तो आपकी 3200 की इनकम तो यहाँ हो रही है और 2500 की इनकम यहाँ हो रही है। टोटल कितना जाएगा आपका? 34,509 से हम बात कर रहे हैं। बोलता है श्री रमेश जीवन बीमा निगम एवं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा अधिसूचित पारस्परिक कोष के अधिकृत एजेंट हैं। गत वर्ष 2021 के लिए उनके सकल कमीशन की गणना जो है वो इस प्रकार है। तो इन्होंने बताया कि जो मेरा LIC वाला बिजनेस है ना, उससे मुझे जो बिल्कुल न्यू बिजनेस था, उस न्यू बिजनेस से मुझे फर्स्ट ईयर का कमीशन मिला। वो कितना मिला? 39,000। इसके अलावा मेरा जो ओल्ड बिजनेस है जो कि रिन्यूअल हुआ, उससे मुझे कमीशन मिला 4,000। फिर इसके अलावा मुझे बोनस भी मिला 2,000 रुपये का। इसके अलावा मैंने जो UTI है, मतलब कि नॉन LIC बोल दो से आप,
तो इसे यूटीआई से कितना कमीशन मिला? 8,000 रुपये का। और इसके अलावा इसने जो नोटिफाइड म्यूचुअल फंड है वहाँ भी ये एजेंट है, तो वहाँ से भी इसे कितना पैसा मिला? 5,000 रुपये मिला। आगे लिखा है, ये मानते हुए कि श्री रमेश व्ययों का विस्तृत लेखा नहीं रखते हैं, एडहॉक डिडक्शन की गणना करें। तो मैंने कहा सर देखो, LIC वाले के लिए तो ये रूल है कि अगर आपका बिजनेस क्या है नया, तो यहाँ आपको एडहॉक डिडक्शन कितनी मिलेगी? 50%। तो निकाले सर 19,500 में से एक तो आपको ये मिलेगी। और अगर आपका बिजनेस पुराना है, रिन्यूअल वाला है, तो इस पे आपको एडहॉक डिडक्शन कितनी मिलेगी? 15%, तो 600 रुपये। लेकिन सर समस्या ये है कि 19,500 ये और 600 ये, टोटल कितना हो गया? 20,100। और एक सिंगल एजेंट को हम 20,000 से ज़्यादा की एडहॉक डिडक्शन नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ आपको 600 की नहीं, मात्र 500 की ही कटौती मिल पाएगी। तो बोला ठीक है। तो इसने अपन से मांगा भी यही है कि एडहॉक डिडक्शन कितनी मिलने वाली है। तो मैंने सर अगर आप की मैं बात करूं LIC वाले बिजनेस की, तो वहाँ से आपको 19,500 और 500 कुल मिला के 20,000 रुपये कटौती मिल जाएगी। बोला ठीक है सर। और उधर मैंने सर उधर आपका टोटल कितना हो रहा है? 13,000। तो 13,000 में यहाँ पे एक ही रूल है एडहॉक डिडक्शन का, और वो रूल है 50%। 6,500 कटौती मिल जाएगी आपको। तो मैंने सर यहाँ पर आपको मिल जाएगी 6,500। तो ऐसे करके सर कुल आपको ना 26,500 कटौती मिल जाएगी। बोला ठीक है सर। तो 26,500 की कुल कटौती मिल जाएगी। ठीक है। देखिए इसमें ना आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर आपने ना कहा था नोट्स के अंदर कि अगर किसी एजेंट को 20,000 से ज़्यादा कमीशन मिलता है तो उस पर 10% TDS कटता है। तो यहाँ पे तो उसको 39 मिला, तो सर ये तो अपने आप में 90% होगा, तो आप पूरा फुल अमाउंट लिखो 100% करके। तो देखिए प्रश्न में आपको ऑलरेडी जो है ग्रॉस कमीशन दे रखा है, यहाँ पे TDS कट के नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पे इसे ग्रॉस अप करने की ज़रूरत नहीं है। सेम एज इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था शॉर्ट टाइप का 13वां श्री गणेश वाला, उसमें भी अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ भी आपको लिखा हुआ है उनके सकल कमीशन की गणना निम्न प्रकार की गई है। मतलब उन्होंने आपको ऑलरेडी प्रश्न में ग्रॉस कमीशन ही दे रखा है, नेट नहीं दे रखा TDS काटने के बाद, तो उसे ग्रॉस अप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए